वह क्या हो रहा है? तो अब हेडिंग डालिए, गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। गॉज, GAUGE, गॉज, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। और एक्सपेरिमेंट का नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। एक्सपेरिमेंट का नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, और ब्रैकेट में एक्सपेरिमेंट का नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक, GAUGE, गॉज प्रेशर। गॉश बोल दो तुम लोग, वैसे गॉस लॉ अलग होता है, तो वो GAUSS होता है। तो अभी देखिए क्या है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब देखिए क्या है कि हमारा जो गॉज प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर या ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या है, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड ये भी एक डिवाइस है और इस पर न्यूमेरिकल्स है। इसका काम भी होता है इस एक्सपेरिमेंट का काम है हमारा किसी गिवन गैस का प्रेशर पता करना। अगर हमें एक कोई गैस दे दी जाए और उसका प्रेशर हमें पता करना हो, तो प्रेशर पता करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, जिसके थ्रू हम एब्सोल्यूट प्रेशर या गॉज प्रेशर निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, सिंपल है, बहुत कोई टफ नहीं है। मान लीजिए कि आप मेरे पास कोई गैस लेकर आते हैं विच इज मोर डेंसर इन कंपैरिजन टू एयर। जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो एयर है, जो हमारी एयर है, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर है, उस गैस की डेंसिटी उससे ज्यादा है। और आपको बातें नहीं, आपको जो है अब उसका प्रेशर निकालना है। आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर क्या आप इसका प्रेशर पता कर सकते हैं? मुझे टाइम कितना था? 6 बजे था ना? आओ, देखो मैं बोला था ना अभी 6 बजे बच्चे आएंगे। बैठो। चलिए, अब तो मत हिलना कोई आए, ठीक है सब? हाँ, तो देखिए ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या एक्सपेरिमेंट है। ओपन ट्यूब मैनोमीटर में अब मान लीजिए आप मेरे पास कोई भी एक गैस लेकर आते हैं और आप कहते हैं कि सर क्या हम इसका प्रेशर पता कर सकते हैं कितना है? तो हम उसको प्रेशर को पता करने के लिए पास्कल्स लॉ को लगाएंगे और हम यूज करेंगे ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर मतलब कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम गॉज प्रेशर या किसी गिवन गैस के एब्सोल्यूट प्रेशर को निकाल सकते हैं। हम करते क्या है, इसमें हमारे पास यू शेप की एक ट्यूब होती है, ऐसे हमारे पास यू शेप की एक ट्यूब होती है ग्लास की बनी हुई, और इस यू शेप की ट्यूब में ऐसे हमारे पास एक यू शेप की बनी हुई ट्यूब है, और इस यू शेप की ट्यूब में हम एक लो डेंसिटी का लिक्विड रखते हैं। लो डेंसिटी का लिक्विड भी रखा जा सकता है और हाई डेंसिटी का लिक्विड भी रखा जा सकता है, डिपेंड करता है आपको किस गैस का प्रेशर निकालना है। अगर गैस की डेंसिटी ठीक ठाक है, कम बहुत ज्यादा नहीं है, तो वी कैन यूज अ लो डेंसिटी लिक्विड लाइक स्पिरिट और ऑयल। और अगर हाई डेंसिटी कोई फ्लूइड है, एयर है, जिसका आपको गैस निकालना मतलब प्रेशर निकालना है, तो उसके केस में आप यहाँ पर हाई डेंसिटी लिक्विड लेंगे लाइक मरकरी, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, बट हमें जो भी लिक्विड लेना है उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है। तो अच्छा, पहले जरा कुछ चीजों को ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कि एक यू शेप ट्यूब है, दोनों तरफ से ओपन है, दोनों तरफ से क्या है? ओपन। अब मैंने इसमें एक लो डेंसिटी लिक्विड फिल कर दिया है, ऑयल है या स्पिरिट है, जो भी है, आपने फिल कर दिया इस यू शेप ट्यूब में। अब जब आप यू शेप ट्यूब में किसी लो डेंसिटी लिक्विड को फिल करेंगे, तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस लो डेंसिटी लिक्विड में दोनों तरफ, मतलब इस तरफ और इस तरफ, जो लेवल होगा लिक्विड का वो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? और अगर इक्वल होगा तो क्यों, जवाब भी आपको देना है। और अगर अनइक्वल होगा तो क्यों? आप कोई जवाब नहीं देगा। एक ओपन ट्यूब है, हाँ बताइए। डेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी, अच्छा डेंसिटी लिक्विड की,
नहीं अगर वो, हाँ H2O बिल्कुल सही जवाब। बोलो बोलो क्या है। देखिए आपकी ये ओपन ट्यूब है, यहां से भी एयर आ रही है और यहां से भी एयर आ रही है। अगर दोनों तरफ से एयर है तो एयर आने का मतलब हुआ दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होगा। तो अब जब दोनों तरफ से प्रेशर इक्वल है तो लेवल क्या रहेगा, सेम। आप एक कोई भी यू शेप ट्यूब लीजिए जिसमें लिक्विड भरिए, हमेशा उसका लेवल सेम आएगा क्योंकि वो दोनों तरफ से ओपन है। दोनों तरफ से क्या है, ओपन। क्या हुआ मेघना जी, तबीयत खराब है, कम पिया करो चाय वाय, उससे ना पीने पे नींद आती है। ठीक है, तो हमारे पास एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर है। तो यहाँ पर हमने इसमें लिक्विड भर दिया है, लो डेंसिटी लिक्विड है, दोनों तरफ लेवल सेम है। अब एक बच्चा मेरे पास आता है, कहता है कि सर जो है मुझे एक कोई कंटेनर में गैस लेकर आता है, मान लीजिए यहाँ पर उसके पास एक स्फेरिकल कंटेनर है और उसमें उसने कोई गैस फिल कर रखी है ऐसे, और इस गैस की डेंसिटी जो है वो हमारी गैस से थोड़ा ज्यादा है। ऐसे क्लोज वेसल में वो एक गैस फिल करके लाता है और कहता है कि सर ये मान लीजिए गैस, ये जो कोई भी गिवन गैस है, क्या है ये, और कहता है कि सर इस गिवन गैस का प्रेशर बताना है आपको कि कितना है, कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए काम करते हैं, हम एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर का यूज करेंगे। ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या करता है कि हम यहाँ पर एक लिक्विड लेकर आते हैं जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। मान लीजिए इसकी डेंसिटी जो है वो रो है, कितनी है, रो। अभी ये ट्यूब दोनों तरफ से ओपन है, एयर के कांटेक्ट में है। अगर एयर के कांटेक्ट में है तो दोनों तरफ इसके अंदर लिक्विड का लेवल क्या होगा, सेम होगा। अब मैंने क्या करा कि यहां से मैंने सबसे पहले यहाँ पे हमने, अब चूंकि अब देखो अगर यहां पर भी एयर है और यहां पर भी एयर है तो यहां पर भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पर भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर मुझे इस गैस का प्रेशर पता करना है तो एक एंड से मुझे एयर को बाहर करना पड़ेगा, और एक एंड से एयर को बाहर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक सक्शन पंप लूंगा और उससे प्रेस करके इस लिक्विड को प्रेस करूंगा। जब लिक्विड प्रेस करूंगा तो इधर से लिक्विड डिप्रेस होगा और इधर ऊपर की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जब इस ये जो आर्म है यू शेप ट्यूब की, अगर इधर की तरफ ये पूरा लिक्विड आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अब इस आर्म पर एयर का कोई ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि जो इस यू शेप ट्यूब में लिक्विड था आपने पंप के थ्रू सारा लिक्विड प्रेस किया और इस एंड पर पहुंचा दिया। तो जैसे जैसे लिक्विड इस एंड पर ऊपर की तरफ बढ़ेगा एयर किधर निकलती चली जाएगी, बाहर। और अब इस एंड का एयर से कांटेक्ट, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर एयर है, ट्यूब के अंदर कोई एयर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आपने क्या करा कि यहां से एक कनेक्टिंग पाइप के थ्रू, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दिया, इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो अब ये एंड, अभी यहां मैंने इसको क्लोज कर रखा है, एक मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक कोई स्टॉपर लगा रखा है जो गैस को भी आगे नहीं आने दे रहा है। अब मैंने इस एंड को ओपन कर, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने क्या करा, इस कनेक्टिंग पाइप से इसको कनेक्ट कर दिया। अब जब मैं कनेक्टिंग पाइप से कनेक्ट करूंगा और इस स्टॉपर को हटा दूंगा तो ये गैस आगे की तरफ बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब ये गैस जब आगे की तरफ बढ़ेगी ऐसे, तो अब ये गैस के मॉलिक्यूल इसको प्रेस करेंगे लिक्विड को नीचे। तो अब इस एंड पे लिक्विड किधर जाएगा, नीचे की तरफ। किधर की तरफ जाएगा, इस एंड पर लिक्विड नीचे की तरफ जाएगा और इस एंड पर लिक्विड किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये एंड ओपन है, अभी भी यहाँ पर एयर कांटेक्ट में है। और इस तरीके से लिक्विड का लेवल ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, ऐसे लिक्विड का लेवल ऊपर बढ़ता चला गया। और एक टाइम ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया कि हमारे इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम मेंटेन मतलब हो गया कि यहां पर आकर लेवल रुक गया, एक लेवल यहां पहुंचा और लिक्विड का लेवल यहां पहुंच गया। जो लेवल लिक्विड का पहले इस यू शेप ट्यूब में दोनों तरफ बराबर था, तो दोनों तरफ बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से दोनों तरफ हमारे यू शेप लिक्विड में, यू शेप ट्यूब में दोनों तरफ लिक्विड का लेवल जो पहले बराबर था, इधर भी और इधर भी, अब वो लेवल बराबर ना होकर एक तरफ लेवल डिप्रेस्ड हो गया और एक तरफ लेवल राइज कर गया। करा कि नहीं करा। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि ये आपका इस लिक्विड का प्रेशर, ठीक है, ये जो गिवन गैस है इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या था, ज्यादा। तो इसने इस लिक्विड को ज्यादा प्रेस किया। अगर लिक्विड को ज्यादा प्रेस करा तो लिक्विड ट्यूब में किधर की तरफ गया, नीचे की तरफ, और इधर लिक्विड किधर की तरफ आया, ऊपर की तरफ। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अब एक टाइम पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का मतलब क्या हुआ, प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या हो गया, सेम। बाय व्हाट लॉ,
पास्कल्स लॉ, जब पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम हो जाएगा, तब आपका यही लिक्विड जो ट्यूब में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा था, अब वो अपने मोशन को रोक देगा। ठीक, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब लिक्विड इक्विलिब्रियम पर आता है तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं चर्चा करूं इस एंड पर और इस एंड पर, हमारा जब ये सारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तो अब एक बात बताइए, सीधा सा एक लॉजिक है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और इसके ठीक सामने ये बी पॉइंट है, इसके ठीक सामने ये कौन सा पॉइंट है, बी, और ये पॉइंट मेरा सी पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा कौन सा पॉइंट है, और जो लेवल, अच्छा सी पॉइंट अभी आप हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब एक बात बताइए, अभी हमारा लिक्विड यहां से लेके यहां तक पहुंच गया है, तो लिक्विड का लेवल जो पहले दोनों आर्म पर सेम था, अब उसमें डिफरेंस आ गया है, और वो डिफरेंस कितने का है, वो डिफरेंस कितने का है, एच का, कितने का है, एच लेवल का डिफरेंस आ चुका है, किसमें, लिक्विड लेवल में। लिक्विड का लेवल यहां तक पहुंच गया और यहां पर राइज करके यहां तक पहुंच गया, तो इसका मतलब जो लेवल में डिफरेंस आया वो यही एच आया, आया कि नहीं आया, ये बात समझ गए कि नहीं समझे। अब हम पास्कल्स लॉ को लगाते हैं। पास्कल्स का ये कहना था, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम, हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या आएगा, सेम, एक सेम लेवल पर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब एक बात बताइए, जो प्रेशर ए का होगा, ए एंड का, क्या वही प्रेशर बी एंड का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका लिक्विड इक्विलिब्रियम पर आ चुका है, और लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम पर आ गया है तो सेम लेवल पर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर ए पॉइंट का है वही प्रेशर किसका होगा, बी पॉइंट का, और ए पॉइंट पर प्रेशर किसका आ रहा है बताइए, इस जो आपने गैस इस कंटेनर में ली थी, जो वेसल में ली थी, उसका प्रेशर आ रहा है, यानी ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे, बिकॉज लिक्विड किस में आ चुका है, इक्विलिब्रियम पर। तो मैं अब लिखूंगा बाय पास्कल्स लॉ, क्या लिखूंगा, अब जब मैं पास्कल्स लॉ लगाऊंगा, बाय पास्कल्स लॉ, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बॉट बी, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, अब ए पॉइंट का प्रेशर तो हमें निकालने के लिए कहा गया कि आप मेरे पास आए थे कि सर गैस का प्रेशर बताइए, गैस का प्रेशर तो ये साम पर आ रहा है, तो अब मुझे यही तो कैलकुलेट करना है, लेकिन मुझे पता है कि जितना प्रेशर इसका होगा उतना ही प्रेशर किसका होगा, बी का, क्योंकि आमने सामने सेम लेवल के पॉइंट है, तो इन पर प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा। तो भैया बताइए, ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के प्रेशर के इक्वल होगा, और बी पॉइंट का प्रेशर होगा कितना, बी पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, अगर मैं बी पॉइंट का प्रेशर पूछूं तो इस बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड का कितना कॉलम आ रहा है, एच कॉलम आ रहा है, और उसके ऊपर क्या आ रही है, एयर, यानी प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पर जो प्रेशर आ रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, और बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, बी पॉइंट पर प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या हो जाएगा, एच रो जी, क्या हो जाएगा, एच रो जी। तो ये आपका एच रो जी आ गया, आया कि नहीं आया। तो आपको ए पॉइंट का प्रेशर पता चल गया, मेरी बात समझ आया कि नहीं आया। तो मैं यहां लिखता हूं, लेट द प्रेशर ऑफ, let the pressure of given gas is P, गिवन गैस का प्रेशर कितना है, P, अगर गिवन गैस का प्रेशर P है, यानी P इज इक्वल टू आ जाएगा PA प्लस एच रो जी, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA प्लस एच रो जी, इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन गैस, क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन गैस, मेरी बात समझ गए। और अगर मैं PA को उठा के यहां ले जाऊं तो P माइनस पीए हो जाएगा, और P माइनस पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच रो जी, इसे बोला जाता है गॉज प्रेशर, GAUGE। तो गॉज प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस इन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज व्हाट, गॉज प्रेशर, क्या कहलाता है, गॉज प्रेशर। तो यहां से आपने ओपन ट्यूब मैनोमीटर का यूज करके एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर को कैलकुलेट कर लिया। एक बार फिर से जरा हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट को ध्यान से। हमारे पास, आप मेरे पास आते हैं कंटेनर में किसी गैस को लेकर, और आपने कहा कि सर इस गैस का मुझे प्रेशर पता करना है कि प्रेशर कितना एक्सर्ट करती है। तो इसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे बोला जाता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, क्या बोला जाता है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। और ओपन ट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर होता है, ठीक है, हमारे पास ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने यहाँ पर ये गैस फिल करी हुई है, ठीक है।
अच्छा, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, एक बार फिर से समझा दूं। इसमें यू शेप का ट्यूब होता है और इस यू शेप के ट्यूब में हम किसी लो डेंसिटी लिक्विड को फिल कर देते हैं, लाइक स्पिरिट और ऑयल, जो भी हो, ठीक, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। मरकरी भी फिल किया जाता है, अगर इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आप फिर किसका यूज करेंगे, मरकरी का। ये अब इसके बाद क्या करते हैं कि आपने एक यू शेप ट्यूब लिया, उसमें एक लो डेंसिटी लिक्विड फिल करा, तो पहले दोनों तरफ लेवल क्या होगा बताइए बच्चों, पहले दोनों तरफ लेवल सेम होगा, क्योंकि दोनों तरफ से किसका प्रेशर आ रहा है, एयर का प्रेशर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। तो पहले दोनों तरफ का, हमारे दोनों तरफ का प्रेशर क्या होगा, सेम। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं करूंगा कि एक तरफ से मैं किसी पंप के थ्रू लिक्विड को दूसरे एंड पर भेजूंगा, ताकि यहां से पूरा पूरा एयर बाहर निकल जाए। तो जब ये पूरा पूरा लिक्विड यहां पर पहुंच गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इधर लेवल नीचे चला जाएगा। अब इसको मैं उस कंटेनर के साथ जोड़ दूंगा जिसमें आपने गैस को फिल कर रखा है। अब ये गैस जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो इस लिक्विड को प्रेस करेगी, जब लिक्विड को प्रेस करेगी तो लिक्विड किधर जाएगा, नीचे, और इधर किधर जाएगा, ऊपर। क्यों? क्योंकि इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और गैस का प्रेशर क्या है, ज्यादा, और लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से किसकी ओर जाता है, लो प्रेशर। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक दोनों तरफ प्रेशर इक्वल ना हो जाए, क्योंकि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या आ जाता है, सेम। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अब जब प्रेशर हर एक पॉइंट पर सेम आ जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा बताइए, जब प्रेशर सेम आ गया दोनों एंड्स पर, तो अब हमारी फिर उसके बाद ये सिचुएशन बनी। अब यहां तक ये गैस आ चुकी थी, जो गिवन गैस थी वो यहां तक पहुंच चुकी थी, यानी ए पॉइंट पर प्रेशर किसका आ रहा था, गिवन गैस का आ रहा था। और पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम। तो ये दोनों पॉइंट देखिए सेम लेवल पर आ रहे हैं, किस पर आ रहे हैं, सेम लेवल पर। तो जो प्रेशर ए का होगा वही प्रेशर क्या होगा, बी का। ए का प्रेशर तो हमें नहीं पता, लेकिन बी के प्रेशर को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि बी का प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए प्लस एच रो जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए प्लस एच रो जी, तो आपको गिवन गैस का प्रेशर मिल गया, जिसे बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है। और अगर आप पीए को इधर की तरफ ले जाए तो पीए इधर आ जाएगा, तो पी माइनस क्या हो जाएगा, पीए। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देते हैं तो आपकी वैल्यू एच रो जी के इक्वल आती है, जिसे बोला जाता है गॉज प्रेशर। क्या बोला जाता है, गॉज प्रेशर। अरे समझ आया कि नहीं आया, हाँ ना बोलना पड़ेगा। डायग्राम बना के लिखिए, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं उसका। डायग्राम बना के लिखिए। हाँ अब बता, रिकॉर्डिंग कर। तो लिखिए, आप गॉज प्रेशर की डेफिनेशन लिख लीजिए। द डिफरेंस इन सफोकेशन, गॉज प्रेशर की, द डिफरेंस इन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द डिफरेंस इन एब्सोल्यूट प्रेशर, द डिफरेंस इन, हाँ यहीं से शुरू है, द डिफरेंस इन एब्सोल्यूट प्रेशर of gas and atmospheric pressure is known as gauge pressure. अब आइए जरा इसके दो तीन क्वेश्चंस करते हैं पहले। हाँ एब्सोल्यूट तो यही है, द सम ऑफ, ये तो डॉस्टर का है। देखिए दो तीन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में। मैं उसे जरा बताता हूँ, बातें नहीं, शांत हो जाए, शांति आपका सहयोग मांग रही है। देखिए 10.6 है आपकी टेक्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है। और जरा ध्यान से सुनिएगा। टॉरिसिलीज बैरोमीटर यूज्ड मर्करी, टॉरिसिलीज का जो बैरोमीटर था, यानी कि हमने जो पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया गया था, तो टॉरिसिलीज बैरोमीटर यूज्ड मर्करी, पास्कल्स डुप्लीकेटेड इट विद द फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984 kg per meter cube, determine the height of the wine column
फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चन जरा समझते हैं, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। तो 10.6 में आपसे कह रहा है, ठीक है, 10.6 क्या कह रहा है कि टॉरिसलीज बैरोमीटर यूज्ड मर्करी। टॉरिसलीज का जो बैरोमीटर है वो मर्करी, अरे बातें नहीं, टॉरिसली का जो एक्सपेरिमेंट था एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए, उन्होंने मर्करी को यूज किया था, और उससे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया था 1.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल्स। कह रहा पास्कल ने उसकी जगह फ्रेंच वाइन का यूज करा 984 केजी पर मीटर क्यूब। तो सेम एटमॉस्फेरिक, सेम वैल्यू ऑफ प्रेशर को ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि आपको प्रेशर उसने बता दिया 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी सेम प्रेशर को ऑब्टेन करने के लिए आपको कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ वाइन कॉलम। वाइन कॉलम की हाइट बतानी है कितनी जानी चाहिए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने करना क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता कितना है जरा बताइए। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 इंटू पास्कल्स। ये किसने यूज करा था, ये टॉरिसलीज ने करा था। पास्कल्स ने इसकी जगह क्या फिल कर दिया है, फ्रेंच वाइन। तो नाउ फॉर वाइन जो डेंसिटी है वो कितनी दी है, 984 केजी पर मीटर क्यूब। तो कह रहा है कि सेम प्रेशर को ऑब्टेन करने के लिए इस वाइन कॉलम की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो वाइन कॉलम की अगर हाइट निकालनी है तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है एच रो जी, यही तो फॉर्मूला लगाया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाइन कॉलम, डेंसिटी ऑफ वाइन कॉलम इनटू जी। तो अभी आपका प्रेशर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल ही रहने वाला है, और हाइट ऑफ वाइन कॉलम कितना है बताइए जरा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और जी की वैल्यू कितनी लेंगे बच्चों, 9.8। तो 9.8 इंटू जी, सॉरी डेंसिटी कितनी दी हुई है 984, तो 984 इंटू 9.8, क्या कैलकुलेशन करके आप हाइट ऑफ वाइन कॉलम कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। आपको सीधा सीधा करना है 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 984 इंटू 9.8, और आपको मीटर में आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका वाइन कॉलम का हाइट चाहिए। समझ आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। आप अपने स्कूल में कंफर्म करिए, अगर वो कहते हैं कि 10 से दिक्कत नहीं है हमें तो आप जरूर रखिए, अगर कहते हैं कि नहीं, जब तक हम ना कहें तब तक आप 10 यूज, मतलब क्वेश्चन में लिख के आएगा कि गिवन जी इज इक्वल टू 10, तो ये आप एक बार स्कूल में कंफर्म करिए, ठीक है। देखिए 10.10 10.9 देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। 10.9 क्या है, वो कह रहा है a U-shaped tube containing, अरे बातें बंद, a U-shaped tube containing water and methylated spirit, ठीक है, कहाँ गया, separated by mercury. The mercury column in the two arms are in level with 10 centimeter of water and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of spirit? सबसे पहले तो specific gravity क्या होती है जरा बताइए। देखिए आपने डेंसिटी के बारे में सुना हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट, डेंसिटी, ठीक है। और इसके बाद एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ व्हाट, वाटर। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का रेशियो आप वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो हमारी रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी। और इसी रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक ही मतलब होता है, वो होता है आपका डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के अलावा और कुछ नहीं आएगा, मेरी बात समझ गए। इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी और इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और डेंसिटी आप समझ गए क्या होता है, जरा ऐसे लिखिए फिर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं। देखिए अब हमारा ये फॉर्मूले के बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक यू शेप का ट्यूब था बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आसान है।
बट अच्छा प्रश्न है, इसलिए ध्यान से इसे करना जरूरी है। एक यू शेप का ट्यूब है, बातें नहीं, ध्यान से सुनिए। एक यू शेप का ट्यूब है, अरे चुप हो जाए बउआ। एक यू शेप का ट्यूब है और इसमें आपने मरकरी कॉलम फिल करा, मतलब आपने दोनों तरफ मरकरी को फिल किया। मरकरी इसलिए यूज करा जाता है बच्चों, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, उसमें हम पढ़ेंगे कि मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, वो कभी ग्लास के कांटेक्ट में नहीं आता है, इसलिए हम, हाँ जी, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। तो यहां पर हमारा सपोज मरकरी है, ठीक है, और उसने बोला कि हमने एक तरफ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रखा। 10 सेंटीमीटर ऑफ क्या रखा? वाटर। हमने एक तरफ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रखा, इधर ये 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, और दूसरी तरफ 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट रखा। तो 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट रखने का मतलब है कि आपने मेथिलेटेड स्पिरिट को यहां पर रखा, और ये हाइट जो है वो 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक। और उसने कहा, कहां गया 10.9, तो उसने कहा कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, ठीक है, किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है? स्पिरिट की। तो स्पिरिट की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने एक मरकरी लिया और मरकरी के एक तरफ आपने आपने जो है 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर को रखा, और दूसरी तरफ आपने 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट को रखा। कह रहा है मरकरी कॉलम दोनों आर्म पर अभी भी सेम बना रहा, मतलब अभी जब आपने कुछ भी नहीं भरा तब भी लेवल सेम था। मतलब आपकी ये यू शेप ट्यूब थी, और इस यू शेप ट्यूब में जब आपने मरकरी को फिल करा, तो मरकरी को फिल करने पर दोनों तरफ लेवल क्या था? सेम, क्योंकि इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा था और इधर से भी क्या आ रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब आपने जब इसमें वाटर फिल कर दिया और स्पिरिट फिल कर दिया, तब भी कह रहा है लेवल सेम बना हुआ है, यानी पहले भी दोनों आर्म पर प्रेशर सेम रहा होगा, पहले भी दोनों एंड पर प्रेशर क्या रहा होगा? सेम, और अभी भी दोनों एंड पर प्रेशर क्या रहा होगा? सेम, इसीलिए लेवल में कोई चेंज नहीं आया। अगर लेवल में चेंज आता, मतलब अगर आप एक तरफ से वाटर फिल करते और दूसरी तरफ से स्पिरिट फिल करते, और अगर प्रेशर में चेंज आता, तो किसी एक एंड से लिक्विड नीचे जाता और दूसरे एंड पर किधर जाता? ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है कि मरकरी का जो लेवल पहले था वही लेवल अभी भी बना हुआ है। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस स्पिरिट? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, ठीक है। ये वाटर की एसआई यूनिट है और वो सीजीएस है। अब आइए हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लीजिए ये ए एंड है और ये क्या है? बी एंड, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बाय पास्कल्स लॉ प्रेशर एट ए एंड किसके इक्वल होगा? प्रेशर एट बी एंड। भाई पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग भाई लेवल में चेंज आता भी तब भी हम पास्कल्स लॉ ही लगाते हैं। तो प्रेशर एट ए एंड और प्रेशर एट बी एंड आपस में क्या रहेंगे? सेम। तो अगर दोनों तरफ लेवल सेम है भैया, तो अब हम कौन सा लॉ लगाएंगे बताइए जरा? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि ए और बी पॉइंट पर प्रेशर सेम आएगा। अब जरा खुद सोचिए, ए पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? एक तो यहां से क्या आ रही है बताइए? एक तो यहां से आ रही है एयर, और यहां भी क्या आ रहा है? एयर। दोनों तरफ एयर भी है, तो ए पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए प्लस हाइट ऑफ वाटर कॉलम, डेंसिटी ऑफ वाटर कॉलम इंटू जी। होगा कि नहीं होगा? ए पॉइंट पर टोटल प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए, यहाँ पर प्रेशर कितना आ रहा होगा? पीए, और प्लस ये जो हमारा वाटर कॉलम है कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का, ये भी तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। अरे नहीं आया? अच्छा, तो पीए प्लस हाइट ऑफ वाटर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस जी, और पिबे, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ प्रेशर कितना आ रहा है? यहाँ प्रेशर अभी कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा फी ए प्लस हाइट ऑफ वाटर
सॉरी, हाइट ऑफ स्पिरिट, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इनटू ग्रेविटी। पीए पीए को काट देगा। अच्छा ओ, ठीक है, लेकिन पहले ऐसे लिखिए, एच डब्ल्यू रो बब्लू जी इज इक्वल टू एच एस पी रो एस पी इंटू जी। जी से जी भी क्या हो जाएगा, देखो मैं ऐसे कट्टा लगा रहा हूं, आप लोग मत लगाना, ठीक है। क्या बचेगा, एच बब्लू रो बब्लू इज इक्वल टू एच एस पी इंटू रो एस पी। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब हमसे पूछा गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, तो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इधर देखो ये स्पिरिट की डेंसिटी आ रही है, वो क्या, तुम लोग भाई अब मुंह बंद कर लेना। ये डेंसिटी ऑफ वाटर इधर आएगा, और आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट बताना है, तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर आना चाहिए। तो इसको उठा के यहां ले जाओ, इसको उठा के यहां ले जाओ, तो क्या आएगा ओवरऑल बताइए, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर कॉलम अपॉन हाइट ऑफ स्पिरिट कॉलम। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी बताइए जरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ स्पिरिट कितना है 12.5, डेसिमल बताइए, ऊपर जीरो बढ़ाइए 0.8, क्या आ जाएगा 0.8। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट कितना आ गया 0.8। अरे हाँ ना बोलो। अगर यहीं पर क्वेश्चन दूसरा आ जाए, आपसे पूछा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, अच्छा फीस, धन्यवाद। जीरो 0.8 आया कि नहीं आया। अब बताओ, मैं अगर आपसे पूछे, मान लो क्वेश्चन में आ जाए फिर, अरे रिकॉर्ड में आ गया 0.8 4/5, यहां से यहां तक समझ गए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, तो अभी मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला बताया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन आ गई, मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट बताना है, तो मैं जो दिख रहा है इधर डेंसिटी ऑफ स्पिरिट है, इधर डेंसिटी ऑफ क्या है वाटर, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, ये इधर ये उधर, तो क्या आ जाएगा डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर अपॉन हाइट ऑफ स्पिरिट। ये पूरी चीज क्या बनेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। और ये 10 डिवाइडेड बाई 12.5 सॉल्व करने पर 0.8 आ गया। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर प्रश्न में आपसे ये कहे कि व्हाट इज द डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, अगर डेंसिटी पूछे तो क्या करोगे, तो भैया अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आ चुकी है 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आई है देखिए जरा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 आई है तो इसके बाद क्या करना चाहिए, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना आया है 0.8, तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कितना हो जाएगा 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। आप चाहो तो 1 रख दो, चाहो तो 1000 रख दो, 1000 रखोगे तो आएगा 800 केजी पर मीटर क्यूब, और 1 रखोगे तो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मर्जी आपकी, आप जो रखना चाहें, ठीक है। तो आपके स्कूल में कई बार क्या होगा ना कि वो जानता है कि बच्चे स्पेसिफिक ग्रेविटी रट्टा लगा के आएंगे, वो बोल देगा डेंसिटी ऑफ वाटर बताइए, ठीक है ना। 10.10 क्या कह रहा है सर, इन द मेरा ज्वेलरी तो छूट जाती है सर। तो देखिए in the previous problem 15 centimeter of water and 15 centimeter of spirit each are further poured into the respective arms of the tube. What is the difference in the level of mercury in the two arms? मतलब 15 सेंटीमीटर वाटर इधर भर दिया
15 सेंटीमीटर स्पिरिट इधर भर दी। अब कह रहा है कि मरकरी का कॉलम सेम नहीं रहा, वो मरकरी का कॉलम अब ऊपर नीचे हो गया, तो कह रहा है कि हाइट ऑफ मरकरी कॉलम बताइए। अब मरकरी का कॉलम भले ही ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बच्चों इक्विलिब्रियम तो मेंटेन होगा ही होगा, पास्कल्स लॉ तो लगा ही सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन समझ के ना, इधर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया वाटर का, और इधर ऐड कर दिया 15 सेंटीमीटर किसका, स्पिरिट का। कह रहा है कि अब हाइट ऑफ मरकरी कॉलम बताइए कितना होगा। तो हाइट ऑफ मरकरी हमारा 10.10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जरा क्या होगा। देखिए अब अगर मैं डायग्राम के थ्रू इसे समझना चाहूं तो भैया हमारी ये जो यू शेप ट्यूब थी, बातें नहीं, जरा ध्यान से समझिए। हमारी ये जो यू शेप्ड ट्यूब थी, इस यू शेप्ड ट्यूब में आपने 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट ये फिल कर दिया। अब ये ऐसा करने से हो गया क्या, 10 सेंटीमीटर पहले था, 15 अभी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और 12.5 सेंटीमीटर पहले था, 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, कितना हो गया 27.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ऐसा करने से लेवल में डिफरेंस आ गया। लेवल में क्या आ गया, डिफरेंस। अब वो लेवल में किसके लेवल में डिफरेंस आया, मरकरी के। अब बात आती कि मरकरी किधर ऊपर गया होगा किधर नीचे गया होगा। तो बताइए वाटर की डेंसिटी ज्यादा है कि स्पिरिट की, तो वाटर ने लेवल को प्रेस किया होगा और स्पिरिट की तरफ किधर गया होगा, ऊपर। ये तो अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मरकरी कॉलम यहां पर गया होगा, मरकरी कॉलम हमारा जो है यहां पर मरकरी कॉलम राइज किया होगा, और यहां पर मरकरी कॉलम फॉल हुआ होगा। यानी मरकरी कॉलम में डिफरेंस आ गया कितने का, एच का। और इधर क्या रहा था, वाटर कितना, टोटल कितनी हाइट हो गई वाटर कॉलम की 25 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। और इधर कितना हो गया स्पिरिट, स्पिरिट कितना हो गया 27.5 सेंटीमीटर, 27.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट। अरे नहीं समझे, क्लियर है। अब बताइए जब मान लीजिए ये ए पॉइंट है, अब अपना बेसिक लॉ लगाते हैं, हमें ये हाइट ऑफ कॉलम बताना है कितना हो गया। इक्विलिब्रियम तो आया ना, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग सेम लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम। तो ए के ठीक सामने कौन सा पड़ रहा है, ये बी पॉइंट। अरे हाँ ना बोल दो भाई, ठीक है। तो बाय पास्कल है, बाय व्हाट, पास्कल है। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू क्या होगा, अरे हाँ ना बोल दो भाई। और ए पॉइंट पर प्रेशर क्या आ रहा होगा, इधर से आ रही है एयर, क्या आ रही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर कॉलम प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अब इधर आओ, इधर से पहले क्या आ रही थी, एयर तो आ ही रही होगी, तो इज इक्वल टू पी ए प्लस हाइट ऑफ स्पिरिट इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी। ये तो सिर्फ यहां से यहां तक की बात हो गई। और इसके नीचे ये क्या है बताइए, ये पूरा किसका कॉलम है, मरकरी का कॉलम है। और तो भैया बी पॉइंट पर प्रेशर किसका किसका आया, एक तो आया एयर का, एक आया स्पिरिट का, और तीसरा किसका आएगा, मरकरी का। किसका, मरकरी का। तो मरकरी का इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, हाइट ऑफ मरकरी डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। अरे हाँ ना बोल दो भाई, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो ए पर प्रेशर किसका किसका आ रहा है, वाटर प्लस एयर, तो वाटर प्लस एयर। और बी पर प्रेशर किसका आ रहा है, स्पिरिट प्लस मरकरी प्लस एयर। अरे हाँ ना बोल दो भैया, काट देंगे, जी 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 उड़ जाएंगे, क्या बचेगा, हाइट ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्पिरिट, इधर क्या आएगा
डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी प्लस हाइट ऑफ मरकरी पागला होगा सुमित चौहान इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी। अरे समझे कि नहीं समझे? अब आपको क्या बताना, हाइट ऑफ मरकरी। अबे जी कॉट गई। अच्छा एक देखो, एक बात बताऊं, एक स्मार्ट वर्क करें पूरी इक्वेशन में। किसमें? पूरी इक्वेशन में। किससे डिवाइड कर दो? डेंसिटी ऑफ वाटर से। किससे? तो अब डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दोगे तो इधर बचेगा सिर्फ हाइट ऑफ वाटर, कैंसिल हो गया, प्लस हाइट ऑफ स्पिरिट इनटू, और ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। हाइट ऑफ वाटर पता है कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? चुप हो जाओ। हाइट ऑफ स्पिरिट कितनी है? 27.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.8। हाइट ऑफ मरकरी हमें फाइंड आउट करना है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी होता है 13.6। कितना होता है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। आपको बता देता हूं यहां पर, हाँ कह नहीं सकते। 13.6 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे समझ गया कि नहीं समझे? नहीं, रिलेटिव डेंसिटी के लिए इसे आप डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 1, तो 13.6 हो गया। नहीं समझे भाई? आप रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी का निकालना चाहते हो तो डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मरकरी की डेंसिटी ग्राम में कितनी है? 13.6, और वाटर की कितनी है? 1, तो 13.6 हो गया। अब थोड़ी कैलकुलेशन आसान पड़ गई, नहीं तो सबकी पावर्स रखनी पड़ती, कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती। अरे नहीं समझ आया? लिख लो।